हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोस वर्ल्ड 2.0 में। और मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, आज का टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, महाजनपद काल से एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज जितने भी महाजनपद काल से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको लगे कि अच्छा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर महाजनपद दिया हुआ है और उधर राजधानी दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट में महाजनपद दिया हुआ है और सेकंड में भैया राजधानी दिया हुआ है। तो भैया बताइए आप, गंधार की राजधानी क्या थी? पहला गंधार है, दूसरा सूरसेन है, तीसरा वत्स है और चौथा है कौशल। तो गंधार की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर ये सभी चारों की राजधानी आपको याद होंगी तभी आप मिलान कर पाएंगे। तो ठीक है, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। ठीक है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी बताइएगा? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ओके, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। तो इसको हम एक से मिला देंगे। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ओके, तो इसको हम दो से मिला देंगे। और कौशल की राजधानी क्या थी? इसको मिला देंगे श्रावस्ती से। ओके, तो इस तरह से हम लोग, ए ऑप्शन करेक्ट है, इस तरह से मिलान कर लेंगे। तो गंधार, सूरसेन, वत्स, कौशल, अगर इनकी राजधानियां हमें याद होंगी तभी हम इसकी मिलान कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बताइएगा भैया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? कुड़िक, बताइए। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु को। ओके, क्या कहा जाता था? कुड़िक। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी भी ले, चाहे वो पेट का एग्जाम हो ना, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, तो मतलब ये बहुत क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं महाजनपद काल से। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है आपको देखने में तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक है भैया, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? फटाफट बताइएगा कमेंट में, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। ओके, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदयन। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर यूपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा, कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो ये महाजनपद काल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आता है चौथा नंबर। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, चार ऑप्शन है, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक। ओके, तो काकवड़ के नाम से जाना जाता था कालाशोक। तो याद रखिएगा, काक काला। ओके, तो इस तरह से रिलेट करके आप याद रख पाएंगे। पांचवा देखते हैं, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, कहाँ हुई? फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया बेबीलोन में। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला। अगला नंबर है 6 नंबर। ओके, छठा नंबर है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के
आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? चार ऑप्शन है, रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। एसएससी में तो बहुत ही क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भैया, झेलम। ओके, झेलम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो किस नदी के तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी, याद रखिएगा, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, किस प्रकार का मृदभांड, किस प्रकार का मृदभांड जिसे पाटरी बोला जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? चार ऑप्शन है, गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, और उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। तो सी आपका भैया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 8 नंबर, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? चार ऑप्शन है, ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा गया था 2004 में। ओके, तो बताइए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पहले वो कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक, अब तो क्या बोला जाता है? प्रधान। अब क्या बोला जाता है? ग्राम प्रधान। लेकिन पहले क्या बोला जाता था? भोजक या ग्राम भोजक, याद रखिएगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक बोला जाता है। अगला आता है 9 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन जहां महाकालेश्वर है, जहां आप लोग दर्शन करने जाते हैं, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। ओके, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। ओके, अगला है 10 नंबर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? पदानंद, कालाशोक, घननंद या नागार्जुन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महापदानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 11 है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु, कालाशोक, महापदानंद या घननंद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, घननंद को। ओके, अगला है 12 नंबर, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? बताना है, ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या फिर कुषाणों के द्वारा। देखिए भैया इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा, यानी ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? विदेशी आक्रमण, और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनानियों के द्वारा ये भी किया गया। ठीक, वो ईरानियों के द्वारा है, ईरान यूनान अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था, लेकिन जो दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर है, ईरान के हकमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? साइरस, डेरियस या जेरिसिस या डेरियस। ये ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डेरियस दार या बाहू फर्स्ट। ओके, तो याद रखिएगा। अगला है 15 नंबर, हाई डेस्पस या बितस्ता। बितस्ता आधुनिक नाम है झेलम,
दोस्तों ये झेलम नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन नाम इसका था वितस्ता। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि झेलम नदी को प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता था, या वितस्ता नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, झेलम। ओके, तो याद रखिएगा का युद्ध जो है, यानी वितस्ता का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई सिकंदर और पोरस के मध्य। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य। ओके, तो कभी भी आपके एग्जाम में बनता है कि बेतस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस के मध्य। ओके, नेक्स्ट आता है 16 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व। ओके, तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसको भी भाई साहब मिलान करना है। सूची फर्स्ट में शासक दिया हुआ है और सूची सेकंड में उनके वंश दिए हुए हैं। तो अगर हम जितने भी शासक हैं उनके वंश पता होंगे तो आसानी से मिला पाएंगे। तो चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। भाई बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सामने है, सही मिलान कर लेंगे। कालाशोक किस वंश का शासक था, वो था शिशुनाग वंश, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है कि महापदनंद, तो ये नंद वंश का, जैसा कि नंद इधर दिया हुआ है, नंद इधर दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य वंश का। तो इस तरह करके हम लोग मिलान कर लेंगे। ओके, तो बिल्कुल इजी है, चलिए आगे देखेंगे। तो भाई साहब इसमें बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। इधर महाजनपद दिए हुए हैं और उनके आधुनिक क्षेत्र दिए हुए हैं। ओके, तो यानी नए क्षेत्र दिए हुए हैं महाजनपद के अंतर्गत। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं। जैसे कि इधर दिया हुआ है मगध, मगध का आधुनिक क्षेत्र किसे बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए मगध को हम लोग बोलते हैं अभी पटना, ठीक है, पटना या गया जिला। ओके, वत्स किसे बोला जाता है, वत्स को हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। कौशल को मालवा बोला जाता है, अभी प्रेजेंट टाइम में कौशल को मालवा बोला जाता है, और अवंती को अवध बोला जाता है। ओके, ये मगध को पटना हम लोग बोलते हैं, गया के जिला, वत्स को इलाहाबाद, कौशल को अवध बोलते हैं, सॉरी कौशल को मालवा बोलते हैं, और अवंती को अवध बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बी करेक्ट ऑप्शन करेंगे और ऐसे मिलान कर लेंगे। अगला है 19 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह आप कह सकते हैं। ओके, अगला है 20 नंबर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उदयन के द्वारा। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, 21 नंबर आता है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि महाजनपद कितने हैं, 16। कितने महाजनपद हैं, 16, और इनकी सूची कहाँ उपलब्ध है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अगंतुर निकाय में। ओके, अगंतुर निकाय में। तो इनकी महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, अगंतुर निकाय। ओके, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापदनंद, घनंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा घनंद। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ बताना है। देखिए ये 6ठी सदी में हुआ था, याद रखिएगा बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला है 24 नंबर, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसमें एक कारण बताना है कि सिकंदर ने जो भारत पर ज़्यादा सफलता प्राप्त किया भारत को लूटने में, तो वो किस कारण थे, इसके निम्न
दो तीन कारण आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये चारों कारण थे। पहला था कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा था कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की नहीं थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा था, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है 26 नंबर। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होते हैं, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। तो एक नहर की जो खुदाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी कलिंग में। ओके, तो यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है, यानी कहीं लिखा हुआ था कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आता है 27 नंबर। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? वो था डेरियस। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 28 नंबर। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वज्र संघ, यानी वज्र संघ, जिसे वैशाली नाम से भी जानते थे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर है। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, जिसे एक रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, उसे रथ मूसल कहा जाता था। ओके, तथा महाशिला कंटक कहा जाता था। पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है जिसे महाशिला कंटक कहा जाता था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका भाई करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा अजात शत्रु। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 नंबर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी को पता है घननंद। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। ओके, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला है 31 नंबर। भारत में सिक्कों या मुद्रा प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा प्रचलन कब हुआ? तो भाई ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व। ओके, आगे देखेंगे। आगे है 32 नंबर। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो जो बुद्ध के समकालीन थे वो अजातशत्रु थे और प्रसेनजित थे, यानी 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 33 नंबर। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ओके, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ओके, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आगे देखेंगे 34 नंबर। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अवंती। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35 नंबर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो भाई इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अजात उदयन, सॉरी सी आपका शिशुनाग। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिशुनाग। 36 नंबर है।
किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिंबिसार। ओके, आगे देखेंगे 37 नंबर। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? बताना है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, काशी का। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 38 नंबर। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? किसने नहीं किया ये आपको याद रखना है, शिशुनाग ने नहीं किया। और किसने किया ये आपको बताना है, ये हो जाएगा अजातशत्रु। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया। ओके, अगला आता है 39 नंबर। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये चारों चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद का, मौर्य का, शुंग का या कणव का? ओके, देखिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नंद का। ओके, अगला है 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य है था? ओके, गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो 6ठी ईसा सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था ये आपको बताना है। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मगध। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मगध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 42 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ओके, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सीरियल से 1 2 3 4 5। देखिए खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों के सक्षेप प्रणाली का विचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उसने भारत को यूनान की सियासत बनाया। भारत को यूनान की सियासत बनाया। ओके, नेक्स्ट आता है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी ये आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मगध में। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया का मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, ओके, कहा जाता था? किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया उसे कहा जाता था जो नियमित एवं अस्थायी सेना रखता था, उसे सेनिया बोला जाता था। इनमें से किसे सेनिया कहा जाता है ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिंबिसार को। ओके, नेक्स्ट आता है 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी, कहा जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो महापद नंद को कहा जाता था। ओके, महापदम नंद को कहा जाता था। नेक्स्ट आता है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस। नेक्स्ट आता है 49 नंबर। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? बताना है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। ओके, अगला है 50 नंबर। गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
51 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ओके, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। देखिए अष्टकुलक, ये एक अष्टकुलक जो था ये एक परामर्शदायी संस्था का नाम है। ओके, महामात्र, देखिए महामात्र जो है ये उच्च कोटि के अधिकारी का नाम है। ठीक है, बलि साधक, बलि साधक का मतलब होता है किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी। और नेक्स्ट है, जो किसान से कर वसूलता था उसे बलि साधक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है, तो यानी सीरियल से है, इसमें कोई झंझट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। करेक्ट ऑप्शन भैया हो जाएगा बी, अजात शत्रु। देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए यानी राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण वो भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, अजात शत्रु। ओके, याद रखेंगे। 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया डी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी। ओके, अगला देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं 54 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद दिया हुआ है और सूची सेकंड में उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। देखिए कुरु, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। कुरु का मतलब होता है कुरुक्षेत्र। ओके, इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। अब पंचाल, पंचाल की राजधानी है अहिक्षेत्र। ओके, कौशल की राजधानी सभी को पता होगा भाई, कौशल की राजधानी है साकेत। ठीक है, और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो इस तरीके से चारों को हम मिलान कर लेंगे, इजी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। चार ऑप्शन है, आगंतुक निकाय, मंजिम निकाय या खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आगंतुक निकाय, और इसी निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला है 56 नंबर, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ओके, तो ये कहाँ स्थित था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राजस्थान में। ओके, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मत्स्य जो महाजनपद था वो वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित था। ओके, अगला देखते हैं 57 नंबर। ओके, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। इसको पहले क्वेश्चन में हमने बताया है, अगर आपको याद होगा तो आप जरूर करेक्ट ऑप्शन कर पाएंगे। तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपूछा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झेलम। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ओके, याद रखिएगा बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने महाजनपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा धार्मिक आंदोलन, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे हर टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं और ये वीडियो 1 2 3 बार लगातार देखते हैं तो 100% सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, मैं दावा करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।